आपको पता है बेटा अभी सीईटी को ऑलमोस्ट 40 डेज बचे हुए हैं, तो 40 डेज में क्या सीईटी मैनेजेबल है? स्ट्रैटेजी फॉलो करो और देखना सीईटी क्लियर हो जाएगी। अगर आप मॉक की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पूरी पढ़ाई धरी धराई रह जाएगी। जो प्रैक्टिकल है वही बताऊंगा। अब सर कितने साल के करें? पिछले 3 से 4 साल के करोगे तो भी वेल एंड इनफ है। तो अगर पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चन है तो देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है उनको बस टिक मार्क करते चलो। तो मैक्सिमम 100 क्वेश्चन एक दिन करने पड़ेंगे, दैट इज मैनेजेबल। काय म्हणता मंडळी, मजेत ना? मजेतच राहायला हवा। ओके, मला माहिती आहे तुमचे पेपर ऑलमोस्ट संपलेले आहेत, है ना? आपके पेपर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं और आपने अभी तक एक बहुत बढ़िया मोमेंटम पकड़ लिया है, राइट? यानी आपकी जो स्टडी है वो बहुत ही पीक लेवल पे है, जो आपका फोकस है वो बहुत ही पीक लेवल पे है, और मैं नहीं चाहता कि वो पीक लेवल जो है अभी कुछ दिनों के बाद डाउन हो जाए। यस, मैं चाहता हूं कि वही पीक लेवल आप सामने लेके चलो जब तक आपकी सीईटी नहीं होती, राइट? आपको पता है बेटा अभी सीईटी को ऑलमोस्ट 40 डेज बचे हुए हैं, थोड़े 1-2 दिन ज्यादा बचे हुए, लेकिन 40 डेज में उसको पकड़ के चलता हूं बेटा। तो 40 डेज में क्या सीईटी मैनेजेबल है? आंसर है यस, बिल्कुल मैनेजेबल है विद द राइट स्ट्रैटेजी एंड कंप्लीट फोकस। अगर आप आने वाले 40 दिन खुद को झोंक देते हो बेटा, भूल जाते हो कि तुम्हारी और कोई दुनिया है, बस तुम और तुम्हारी किताब और तुम्हारा सीईटी, बस अगर आप इतना ध्यान में रखते हो तो देख लेना सीईटी जो है वो आप डेफिनेटली क्रैक करोगे। और वही आपको क्रैक करवाने के लिए मैं एक छोटा सा स्ट्रैटेजी लेके आया हूं जो आपको वहां तक पहुंचाएगी। डेफिनेटली आप ये पैटर्न फॉलो करो, अगर नहीं होगा तो आप देख लेना मैं यहां पे पढ़ाना बंद कर दूंगा। समझ में आ रहा है? बस आने वाले 40 दिन खुद को समेट लो एक अपने रूम में, एक लॉक कर दो अपने रूम में, स्ट्रैटेजी फॉलो करो और देखना सीईटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं स्ट्रेट अवे स्ट्रैटेजी पे चलता हूं। देखो सबको पता है बेटा 40 दिन बाकी है। अब कोई जो है वो पीसीएम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कोई पीसीबी के लिए कर रहा है, कोई पीसीएमबी चारों के लिए कर रहा है ना? यानी चारों इन द सेंस चारों सब्जेक्ट कर रहा है, यानी पीसीएमबी दोनों के लिए कर रहा है। यानी पीसीएम पीसीबी ये एक सिंगल में ले लिया मैंने, पीसीएमबी मैंने कॉमन में ले लिया। यानी ये वाले जो स्टूडेंट है वो दोनों टारगेट कर रहे हैं पीसीएम और पीसीबी, और ये वाले स्टूडेंट जो टारगेट कर रहे हैं या तो पीसीएम या तो पीसीबी। अब 40 दिन को मैं कैसे डिवाइड करूंगा? ठीक है, मैं मार्क्स वाइज डिवाइड करूंगा। बेसिकली मैथ्स और बायो के लिए ज्यादा दिन देना पड़ेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कम दिन देना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम है और आपके बायो और मैथमेटिक्स में ज्यादा। तो अगर मैं पीसीएम या फिर पीसीबी करता हूं तो एक आइडियल कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? 8 दिन फिजिक्स के लिए, 8 दिन केमिस्ट्री के लिए, 14 डेज मैथ्स एंड बायो के लिए, और रिवीजन के लिए आपको 10 दिन छोड़ना है। साथ ही साथ उसी रिवीजन के साथ आपको मॉक देना है। अगर आप मॉक की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पूरी पढ़ाई धरी धराई रह जाएगी। समझ में आ रहा है? सेम चीज मैं पीसीएमबी के लिए करता हूं तो उसमें डिवीजन कुछ इस तरीके से होगा: 6 दिन फिजिक्स, 6 दिन केमिस्ट्री, 10 दिन बायो, 10 दिन मैथ्स और 8 दिन रिवीजन एंड मॉक के लिए। अब सीधी सी बात है बेटा, अगर ये करना है तो आपको टाइम तो कम मिलेगा, बराबर। अब आप बोलोगे सर फिजिक्स ये हार्ड है, बायो थोड़ा सा इजी जाता है हमको, केमिस्ट्री थोड़ा सा इजी जाता है हमको, लेकिन फिर भी बेटा मार्क्स वाइज आप चलो, ये आपके लिए बेटर रहेगा। हाँ, अगर आपका मान लो ऐसा हो गया कि किसी का बायो हो गया है, केमिस्ट्री हो गया है, तो वो फुल टाइम फिजिक्स कर सकता है, नॉट एन इशू। लेकिन मैं ये पकड़ के चल रहा हूं कि या तो किसी के भी सब्जेक्ट सीईटी के हिसाब से नहीं हुए हैं, बराबर, या फिर जितने भी हुए सबके इक्वल हुए हैं, यानी सबके 2-3 चैप्टर हुए हैं, तो बाकी के आपको सामने करने हैं, बराबर। तो अब आप बोर्ड का ये जो मोमेंटम है या फिर बोर्ड की जो पढ़ाई है वो कैसे काम में लगाओगे? देखो मैं आपको बताता हूं, स्ट्रैटेजी बताता हूं। तो आइडियल जो है ये ऐसा होना चाहिए। मैं इसी आइडियलिज्म को पकड़ के क्या करता हूं बेटा, 6 से 8 दिन का फिजिक्स का मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। आप सेम अप्लाई कर सकते हो केमिस्ट्री के लिए, बायो और मैथ्स के लिए भी। ठीक है, स्ट्रैटेजी इज दिस। क्या? फिजिक्स 6 से 8 दिन में कैसे कंप्लीट करें? अब देखो बेटा, दिन के 24 घंटे में से अगर आप 8 से 10 घंटे भी इफेक्टिवली स्टडी करते हो फोकस के साथ तो भी वेल इनफ है। पूरी नींद लेना है, 8 घंटे नींद लेना है, 10 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे हो गए, 6 घंटे बाकी चीजों के लिए, बराबर। एकदम 24 घंटे वाला प्लान नहीं बताऊंगा, जो प्रैक्टिकल है वही बताऊंगा। 8 से 10 घंटे की स्टडी है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं 6 to 8 days, 8 to 10 आवर ऑफ स्टडी। ठीक है, 6 to 8 days, 8 to 10 आवर पर डे। ये बात आप ध्यान में रखो, उससे ज्यादा नहीं। अब सर कौन सा टाइम लूं?
पूरा दिन खाली है, अब बोर्ड तो है नहीं, एक रूम में बैठे हो तो करना क्या है? अगर रूम नहीं है तो लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी तो पूरी अवेलेबल है। तो टोटल 24 चैप्टर्स मिलेंगे आपको, किसमें? फिजिक्स में। उसमें से 8 चैप्टर 11 के मिलेंगे और आपको 16 चैप्टर मिलेंगे 12th के। देखो 8 चैप्टर 11 के, 16 चैप्टर 12th के। अब इस 8 चैप्टर पे 10 मार्क्स है और ये 16 चैप्टर्स पे आपके 40 मार्क्स है। तो अगर मैं एवरेज पकड़ू तो हर एक चॅप्टर पे यहाँ पे है ना 16 48 म्हणजे किती 2 ते 3 क्वेश्चन्स तुम्हाला प्रत्येक चॅप्टरवर मिळेल आणि इथे फक्त एक क्वेश्चन मिळेल प्रत्येक चॅप्टरवर। तो सबसे पहले हम 12th शुरू करेंगे, बाद में 11 करेंगे। अब जो 12th के कुछ टॉपिक्स है, 11 के जो कुछ टॉपिक्स है जो 12th में डायरेक्ट मिलेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, तो वो आप साथ में कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। लेकिन पहले 12th का करो, बाद में 11th का करो मेरे हिसाब से, बराबर। अब आप देखो इस हिसाब से कि अगर मान लो 24 चैप्टर है, इस हिसाब से अगर 8 दिन आपके पास है तो 3 चैप्टर पर डे करना पड़ेगा, 8 3 24, और अगर 6 दिन है तो 4 चैप्टर पर डे करना पड़ेगा। कैसे करें? थ्योरी ऑलरेडी डन हो गई है, हमने थ्योरी बोर्ड के लिए पढ़ लिए है, डेरिवेशन हमने बोर्ड के लिए पढ़ लिए है, तो अभी क्या बचा है? हमको सिर्फ रिवाइज करना है डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज। देखो मैंने यहां पे लिखा हूं सिर्फ डेफिनेशंस एंड फॉर्मूला आपको करते चलना है हर एक टॉपिक के, बराबर। अब कौन से टॉपिक के करें सर? देखो मैं यहां पे बताता हूं। फर्स्ट गो थ्रू द PYQ ऑफ ईच चैप्टर, जस्ट रीड करो, छुड़ाना नहीं है, जस्ट रीड करो। मान लो आपने रोटेशनल डायनामिक्स पकड़ लिया तो जस्ट PYQ देखो कि कौन से क्वेश्चंस वहां पे आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस ज्यादा बार पूछ रहे हैं, वही टॉपिक सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। यानी अगर मान लो रोटेशनल डायनामिक्स पे आपने एक टारगेट पब्लिकेशन की बुक ले ली जिसमें पूरे के पूरे PYQ है ना, तो पूरे के पूरे PYQ आप जस्ट एक बार रीड करो, देखो कि कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। या फिर आजकल तो टारगेट सॉर्ट भी करके दे रहा है कि हर एक टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप वहां से भी डायरेक्टली देख सकते हो कि भैया ये टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रोटेशनल डायनामिक्स की, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? उसी को घुमा फिरा के कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट दिस एक्सिस, इसके अराउंड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज करके आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पे मैक्सिमम मिलेंगे। तो ये एक टॉपिक हो गया। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सरफेस टेंशन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो एक टॉपिक हो गया। इसी तरीके से आप पूरे चैप्टर्स के टॉपिक्स पहले इंपॉर्टेंट देखो कौन से। तो पहले मैंने रोटेशनल डायनामिक्स के सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ लिए, पढ़ने के बाद मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले मैं वही टॉपिक्स पहले पढ़ूंगा और बाद में उसके क्वेश्चन छुड़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? यानी सबसे पहले चैप्टर के जितने भी PYQ है एक बार गो थ्रू करो। मान लो 200 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन है, पढ़ने के लिए कितना लगेगा? हार्डली आपको 1 से 2 घंटा लगेगा कि कौन से टॉपिक पे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बस वो टॉपिक आइडेंटिफाई करो और उसी टॉपिक्स को पहले टेक्स्ट बुक से पढ़ के पहले वही टॉपिक्स के PYQ सॉल्व करो। अब सर कितने साल के करें? पिछले 3 से 4 साल के करोगे तो भी वेल एंड इनफ है। पिछले 3 से 4 साल, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं लास्ट 2 to 3 years, सॉरी 3 to 4 years, लास्ट 3 to 4 years के क्वेश्चंस, बराबर। उसके बाद ये आप सभी चैप्टर्स के लिए करोगे, यानी ऐसा करते करते आप रोटेशनल डायनामिक्स से सेमीकंडक्टर तक पहुंच गए, समझ लो। तो पहले आप 12th खत्म करो, बाद में 11th खत्म करो। ऐसे करने के बाद आपको समझ में आता है कि हर एक चैप्टर में 2 से 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जिसपे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले वो 2 से 3 टॉपिक ही ऐसे करो कि भैया तुमको बिल्कुल उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बराबर। ये करते वक्त कभी कभी सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी पे क्वेश्चंस एक ही टाइप के बार बार आपको दिखेंगे PYQ में, तो वो सॉल्व नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। एक टाइप का सॉल्व कर लिया, मान लो उसका फिर से एक बार किया उसी टाइप का, तो दैट्स इट। तीसरा, चौथा, पांचवा करने की जरूरत नहीं। अगर दूसरे टाइप का है तो उसको सॉल्व करो और उसको टिक मार्क करते हुए चलो। जैसे देखो मैंने यहां पे लिखा है मार्क्स द क्वेश्चंस फॉर रिवीजन। अगर मान लो आप सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस देखे हो, तो अगर पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चंस है तो देखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उतना तो आना चाहिए भैया, है ना। लेकिन अगर मान लो कभी कैसा करता है कि
एक ड्रॉप को 100 ड्रॉप में कन्वर्ट करता है या फिर 1000 ड्रॉप में कन्वर्ट करता है, फिर कभी 1000 ड्रॉप को कोलिस करके 1 ड्रॉप में कन्वर्ट करता है, तो कभी फ्रेम को बढ़ाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ाता है, तो कभी फ्रेम का सरफेस एरिया कम करता है। तो ऐसे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है उनको बस टिक मार्क करते चलो, है ना। सेम टाइप के क्वेश्चंस को टिक मार्क करते मत चलो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को टिक मार्क करते चलो। अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आप ये पाओगे बेटा, क्या पाओगे कि हर एक चैप्टर से एवरेज आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग टाइप के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। समझ में आ रहा है? यानी बोलने का मतलब है आपने वो एक्सरसाइज कर ली, वो करने के बाद बाकी के पीवाईक्यू एक बार देख लो, है ना। जो इंपॉर्टेंट है पहले वो देख लेना, पूरे चैप्टर्स के यानी रोटेशनल डायनामिक्स से लेके सेमीकंडक्टर तक पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीवाईक्यू, फिर आपका 11th का भी सेम, है ना। आपका क्या बोलेंगे, मोशन इन प्लेन से लेके सेमीकंडक्टर का सिर्फ पहले इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। वो होने के बाद बचे हुए पीवाईक्यू करो, टिक मार्क करते चलो अलग अलग टाइप के। ऐसा करने के बाद आपको समझ में आएगा कि सिर्फ 30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे। वो 30 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, बराबर। अगर ऐसा करेंगे तो मैंने बोला था हर दिन कितने चैप्टर्स, 3 से 4 चैप्टर। अगर मैं 3 भी चैप्टर पकड़ लेता हूं तो आपको मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस एक दिन करने पड़ेंगे। दैट इज मैनेजेबल। वो 100 क्वेश्चंस आपने एक बार करने के बाद इवनिंग में उसको एक बार फिर से रिवाइज करो। यही चीज आप हर एक दिन करो, यानी आज 3 चैप्टर के लिए किया है, कल दूसरे 3 चैप्टर के लिए करो, फिर बाद में तीसरे 3 चैप्टर के लिए करो। तो अगर आप ऐसे 6 से 8 दिन करते हो तो लगभग आपके 800 यानी 600 से 800 क्वेश्चन बन जाते हैं। दैट कैन बी इजीली रिवाइज्ड एंड इजीली मैनेजेबल। उसके बाद सब चैप्टर की रिवीजन करना है, क्योंकि मैंने रिवीजन के लिए अलग टाइम रखा है 10 दिन 8 दिन। तो 2-2 दिन भी अगर आप पकड़ लेते हो तो वो 2 दिन में सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करके आपको फिजिक्स का मॉक देना है। तो अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो बेटा, अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो तो समझ लो आपका सीईटी निकल गया। डू इट फॉर केमिस्ट्री, डू इट फॉर बायोलॉजी, डू इट फॉर फिजिक्स, डू इट फॉर मैथ्स, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। मैं फिर से एक बार सारी चीज को रिवाइज करता हूं। मान लो मेरी अभी 40 दिन बाकी है, मैंने डेज सॉर्ट कर लिए। 6 से 8 दिन फिजिक्स देना है, सेम केमिस्ट्री, थोड़ा ज्यादा दिन बायो मैथ्स को देना है और रिवीजन के लिए भी टाइम रखना है। फिजिक्स जब मैं पढ़ने बैठ रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 12th स्टैंडर्ड से शुरू करूंगा। मैं रोटेशनल डायनामिक्स पकड़ लिया। रोटेशनल डायनामिक्स के मैं पीवाईक्यू देखना शुरू किया, बस रीड करते करते मैंने पूरा रीड कर लिया अभी तक जितने भी पीवाईक्यू आए हैं पिछले 3 से 4 साल के। और मुझे यह समझ में आ रहा है कि ये 2 से 3 टॉपिक पे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो मैं वो 2 से 3 टॉपिक पहले टेक्स्ट बुक से पढ़ूंगा इन द सेंस डेफिनेशन और उसके फॉर्मूलेस जस्ट रिवाइज करूंगा, और उसके बाद मैं उसके ऊपर के पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा। सॉल्व करते वक्त ये ध्यान में रखूंगा कि सेम टाइप के पीवाईक्यू मैं 2 से ज्यादा बार सॉल्व नहीं करूंगा, है ना। यानी एक बार आप एक टाइप का कर लिए तो ठीक है, एक थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए दूसरा कर लिया उसी टाइप का, लेकिन उसके ऊपर आप वो नहीं करोगे। ऐसे करते करते आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से आपने वो टिक मार्क कर लिए। उसके बाद जो बचे हुए पीवाईक्यू है, जो उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने, उसके थ्रू एक बार जाओ। जो भी आपके क्या बोलते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से वो टिक मार्क करो। लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पूरे चैप्टर्स के करने हैं, बाद में ही अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आने हैं, क्योंकि उसी से आपको ज्यादा मार्क फेच होंगे। समझ में आ रहा है? तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए अलग अलग टाइप के, वो पहले पूरे चैप्टर्स के लिए करना है, राइट फ्रॉम रोटेशनल डायनामिक्स टू सेमीकंडक्टर। और फिर बाद में अनइंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है वो फिर से रोटेशनल डायनामिक्स से शुरू करने हैं। सर ऐसा क्यों, पहले ये चैप्टर है तो पहले यही चैप्टर के कर लेते हैं? ऐसा नहीं है बेटा। जब तक आप इधर का अनइंपॉर्टेंट करोगे, है ना, उतने ही टाइम में आप दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते होंगे, जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये टाइम पे पहले यही करना है कि हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पहले पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, और फिर बाद में हर एक चैप्टर के जो अनइंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है उसको प्रैक्टिस करो। दोनों ही केस में आपको टिक मार्क करते हुए चलना है, ताकि रिवीजन के वक्त मैं सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ूं जो मैंने टिक मार्क किए हैं, दूसरे नहीं। क्लियर? तो अगर हर दिन आपने ये 3-3 चैप्टर्स भी कर लिए तो आपके 8 दिनों में फिजिक्स जो है वो बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। उसको आप करो। आखिरी के 2 दिन रिवीजन के लिए रखो, मॉक के लिए रखो। अगर आप इतना फोकस के साथ करते हो तो देखना सीटी क्रैक होगा। शुरुआत में दिक्कत जाएगी बेटा, लेकिन जैसे जैसे आपका 1 हफ्ता निकल जाएगा, आपका फोकस इतने लेवल पे होगा कि जो मैंने बताया है वो बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। माइंड माय वर्ड्स,
है ना, मैं खुद कर चुका हूं, राइट। चलो, तो आई होप दैट स्ट्रेटेजी वर्क्स एंड डेफिनेटली इट विल फेच गुड मार्क्स इन द MSTCT। उससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस इतना बोलूंगा, बेस्ट लक टू एवरीवन। और मेरी शुभकामना आप सब लोगों के साथ है। तुम्ही डेफिनेटली करू शकता, मला माहित आहे, आणि तुम्ही करणारच। थँक्यू सो मच, टेक केअर अँड बाय।